हे एवरीवन, वेलकम बैक टू वन न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जो कि हमारा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। इसमें सब कुछ आप देख सकते हैं। ये हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, ये हमारा जो है 2025 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन है, इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग का पेपर कोड आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन, और वन बाय वन सभी क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन पेपर में टोटल हमारे पास 9 क्वेश्चन है, 1 to 9। नंबर 1 क्वेश्चन जो है कंपलसरी क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको ए से लेके जे तक है टोटल 10 क्वेश्चन, जिसमें से 7 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से लेके हमारे पास 9 तक है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से हमको जो है 4 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब 8 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो हम तो करेंगे यहाँ पे टोटल, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, यहाँ पे सब क्वेश्चन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, सब कुछ जो है सेम है। तो यहाँ पे हम अब वन बाय वन सबका सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सोल्यूशन इसका क्या है और समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और उसका जो है आपको यहाँ पे टिक लगाना है, मतलब जो ऑप्शन सही है उसको आपको टिक करके चलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस की बात करें, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेज। वेब पेज को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग जो प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं वो होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये वाले प्रोटोकॉल का हम लोग यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो है इसके यूज़ से हम लोग ट्रांसफ़र कर पाएँ वेब पेजेस को वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर के बीच में, जो कि हमारा होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हो सकता है इसका जो है आपको फुल फॉर्म भी पूछ ले, तो ये फुल फॉर्म को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML स्टैंड्स फॉर, तो ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब होता है, ये हमारा HTML का फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा है, विच टैग इज यूज फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो है वहाँ पे एंकर टैग का यूज़ करते हैं, जो कि हम इस तरीक़ा से लिखते हैं, इसको बोलते हैं एंकर टैग। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ फॉर्म। फॉर्म क्रिएट करने के लिए हम लोग कौन से टैग का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो है फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं फॉर्म क्रिएट करने के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू सेंड फ्रॉम डाटा टू सर्वर। विच एट्रीब्यूट इज यूज टू सेंड फ्रॉम डाटा टू सर्वर। डाटा से सर्वर तक पहुंचाने के लिए हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग जो है एक्शन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आप कहिएगा हमको कैसे पता होगा, तो आप जो है सबका ऑप्शन देख के टिक लगाएंगे। सबका ऑप्शन देख के टिक लगाएंगे। जैसे हम क्वेश्चन नंबर ई पे आए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ई का ऑप्शन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर ई का ऑप्शन देखिएगा तो क्या है, यहाँ पे नेम है, वैल्यू है, आईडी है, एक्शन है। तो कौन से कलर का यूज़ करते हैं, तो हम लोग एक्शन का यूज़ करते हैं भेजने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऑप्शन देखिएगा ना, तो आपको जो है खुद आंसर सही क्या है वो पता चल जाएगा, अगर थोड़ा बहुत भी आप तैयारी किए होंगे तो। इतना ईजी ईजी सब क्वेश्चन है, कोई यहाँ पे जो है घुमा फिरा के नहीं है, सिंपल सिंपल सब क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर एफ क्या है, इनलाइन CSS इज अप्लाइड यूजिंग। इनलाइन CSS को हम लोग अप्लाइड किसके हेल्प से करते हैं। तो हम लोग जो है स्टाइल एट्रीब्यूट के हेल्प से हम लोग जो है इनलाइन CSS को अप्लाई करते हैं। हमारे पास जो है 3 तरीका से हम लोग CSS को अप्लाई करते हैं, ये इनलाइन का बात कर रहा है। तो इनलाइन के लिए हम लोग जो है स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है, जावा स्क्रिप्ट रन ऑन। जावा स्क्रिप्ट कहाँ रन होता है। तो वो जो होता है ब्राउज़र पे रन होता है, मतलब वो क्लाइंट साइड ब्राउज़र पे रन होता है। जावा स्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विच रन इन द ब्राउज़र नॉट ऑन द सर्वर। सर्वर पे रन नहीं होता है, ये हमारे ब्राउज़र पे रन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टू रिपीट अ कोड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम वी यूज। फिक्स नंबर ऑफ टाइम हमको क्या करना है, एक कोड को रिपीट करना है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लूप का यूज़ करते हैं। ऑलरेडी आप इसको जो है देखे होंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी। नेक्स्ट हमारे पास है, द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल इन जावा स्क्रिप्ट इज। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरा क्या होता है अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल का, तो वो होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, a variable is declared but not assigned any value, its default value is undefined।
जिसमें हम कोई भी वैल्यू देते नहीं है, वो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन क्लिक इन एग्जाम्पल ऑफ। ऑन क्लिक किसका एग्जाम्पल है, तो वो इवेंट हैंडलर का एग्जाम्पल है। इवेंट हैंडलिंग जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, और वहाँ पे जिसमें से एक हमारा होता है ऑन क्लिक एक्शन। ठीक है, तो ये इवेंट हैंडलर का हमारे पास एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास ये टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। फिर अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। हमने यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव को कर लिया, इसको यहाँ पे थोड़ा सा इधर कर लें। ये ए नंबर बी सी डी ई एफ जी एस आई जे, यहाँ पे टोटल हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लिया है। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, 3 का ए बी, 4 का ए बी, 5 का ए बी, 6 का ए बी, 7 का ए बी, 9 का ए बी, 8 का ए बी। तो यहाँ पे सबका ए बी है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। तो यहाँ पे आप जो भी आंसर देखेंगे, वो आंसर आपको यहाँ पे प्योर जो है सही फॉर्मेट में लिखा गया है कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं नेक्स्ट टाइम रिपीट होके, तो आपको इसी तरीक़ा से जो है वहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इसी तरह से आंसर देना है। ठीक है? तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट क्या है उसको डिफाइन करना है, www वर्ल्ड वाइड वेब क्या है उसको हमको डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दिस टू टर्म यूजिंग अ सिंपल एनालॉजी। मतलब सिंपल सा इंटरनेट क्या है और वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, www क्या है, इसको पहले तो डिफाइन करना है। डिफाइन करने के बाद दोनों के बीच में जो है फंडामेंटल जो भी डिफरेंस है उसको लेना है एक सिंपल सा एनालॉजी लेके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये इंटरनेट आखिर होता क्या है। तो इंटरनेट का सिंपल सा मतलब होता है, द इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। इट यूज स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो हमारे पास होता है TCP IP, टू इनेबल कम्युनिकेशन एंड शेयरिंग द डाटा बिटवीन डिवाइसेस लोकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं पर भी वो है तो क्या करेगा, डाटा शेयरिंग कर सकता है। इट प्रोवाइड प्रीवियस सर्वर सच एज ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र, रिमोट लॉगिन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ये सब चीज़ हमारा जो होता है इसके ज़रिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम लोग बोलें तो इंटरनेट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ नेटवर्क एंड डिवाइसेस ग्लोबली। सिंपल सा मतलब है जो एक दूसरे को कनेक्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट, और उसका यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे लिखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है www वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये क्या चीज़ है, तो वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ये क्या है, वेब पेजेस का कलेक्शन है। सिर्फ वेब पेजेस का ही नहीं, वेब पेजेस के कलेक्शन से हमारा वेबसाइट बनता है। तो www मतलब है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वेबसाइट दैट आर स्टोर ऑन वेब सर्वर एंड एक्सेस थ्रू द इंटरनेट यूजिंग वेब ब्राउज़र। उसको हम लोग बोलते हैं www, मतलब कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शंस ऑफ वेबसाइट, जो कि वेब सर्वर पे स्टोर्ड है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं इंटरनेट के जरिए वेब ब्राउज़र से। उसको हम लोग बोलते हैं www। इट यूज़, ये दो टाइप के प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, एक होता है HTTP, एक होता है HTTPS। ट्रांसफ़र के लिए हमारे पास ये यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमारा जो है टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस, लिंक, ये सब हमारा जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। इन शॉर्ट www इज़ अ सर्वर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ये क्या है, हमारे पास जो भी सर्विस है उसको अवेलेबल जो है वो www हमारा है। अब आते हैं फंडामेंटल डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में, जो हमारे पास इंटरनेट है उसके बीच में और www है उसके बीच में। तो सबसे पहले अगर इंटरनेट की बात करें तो ये इसका मतलब होता है इंटरकनेक्शन, जो कंप्यूटर्स है वर्ल्ड वाइड उसको हम लोग बोलते हैं। www हमारे पास क्या होता है, इंटरलिंक्ड वेब पेजेस एंड वेबसाइट होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके नेचर की बात करें तो ये हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कि हमारे पास इंटरनेट के ज़रिए रन किया जाता है। स्कोप की बात करें तो इन इंक्लूड मेनी सर्वर्स लाइक ईमेल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, चैट, ये सब हमारा इंटरनेट जो है इंक्लूड किया जाता है इसमें। यहाँ पे हमारे पास मेनली वेब पेजेस और वेबसाइट का बात होता है www में। प्रोटोकॉल का बात करें तो ये TCP IP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है, यहाँ पे HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। ये सब एग्जांपल है इंटरनेट के, और ये सब एग्जांपल है www का। ओके, अब आते हैं थोड़ा सा जो है सिंपल एनालॉजी लेकर दोनों को समझते हैं। एनालॉजी मतलब थोड़ा सा उसको आसान भाषा में समझने के लिए हम कुछ टर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि इंटरनेट के लिए हम लोग जो है कह सकते हैं रोड नेटवर्क। इंटरनेट को हम लोग जो है एनालॉजी यहाँ पे लेते हैं रोड नेटवर्क पे,
और उसके बाद www है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कार ट्रेवलिंग ऑन रोड, पूरा का पूरा रोड समझ लीजिए इंटरनेट है। और www जो है इस पे कार जो चल रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक www का सिस्टम है। जस्ट एज रोज कनेक्टेड डिफरेंट प्लेस, रोड क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो प्लेस है उसको कनेक्ट करता है। एंड अलाउ व्हीकल टू ट्रेवल सिमिलरली, इंटरनेट कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अलाउ डाटा टू ट्रांसफर। www is like a vehicle car that uses road and reach their destination। तो www सिंपल सा इस तरह का एनोलॉजी लेके आप समझ सकते हैं। कन्क्लूजी, आप यहाँ पे सिंपल सा कंक्लूजन ये कहता है कि इंटरनेट इज अ कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट वर्ल्ड वाइड वेब, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं जो है सबको कनेक्ट करता है उसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। और जिसके जरिए हम लोग जो है अपने डेस्टिनेशन पे डाटा को पहुँचाते हैं उसको हम लोग जो है www बोलते हैं। इस तरह से आप जो है समझ सकते हैं। तो ये टोटल जो है हमारे पास जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है उसको यहाँ पे डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है कि सबसे पहले इंटरनेट क्या होता है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, फिर हमने फंडामेंटल डिफरेंस देखा दोनों के बीच में, और सिंपल सा एनालॉजी लेके हमने जो है रोड का और उस पर जो व्हीकल रन करता है उसका हमने समझे हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। देन अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। अब ये क्वेश्चन क्या है, तो ये क्वेश्चन है व्हाट इज अ वेबसाइट, वेबसाइट क्या है, व्हाट इज द वेबसाइट एंड वेब पेजेस, वेबसाइट क्या है, वेब पेज क्या है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ होम पेज इन टिपिकल वेबसाइट एंड गिव द एग्जांपल ऑफ द इंफॉर्मेशन इट कॉमनली कंटेन। सिंपल सा पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट क्या है, वेब पेजेस क्या है, उसको तो एक्सप्लेन करना ही है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे वेब पेजेस नहीं होम पेज का है। व्हाट इज़ वेबसाइट एंड होम पेज, आपको होम पेज का क्या रोल है कोई भी वेबसाइट में, वहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाना है। और होम पेज में मेनली क्या रहता है उसको बताना है। ठीक है, तो आप वेबसाइट जनरली विजिट करते ही होंगे कोई ना कोई वेबसाइट, तो इसको आप इजीली जो है बना बना के लिख सकते हैं। तो कैसे लिखना है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले वेबसाइट क्या है वो समझाना है। तो वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ, इसको थोड़ा सा जूम कर दे चलिए। अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, इमेज, वीडियो एंड अदर डिजिटल कंटेंट दैट इज स्टोर ऑन वेब सर्वर एंड कैन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट यूजिंग वेब ब्राउजर, उसको हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। ऑल द पेजेस ऑफ वेबसाइट आर लिंक्ड टुगेदर अंडर अ कॉमन डोमेन, जिसका नाम हम लोग इस तरीका से देते हैं जैसे कि www.google.com। ए वेबसाइट में कंटेन स्टैटिक पेजेस, डायनेमिक पेजेस बोथ, मतलब स्टैटिक टाइप का वेबसाइट भी हो सकता है और डायनेमिक टाइप का भी वेबसाइट हो सकता है। तो ये वेबसाइट के बारे में कुछ कुछ पॉइंट रहा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं होम पेज। होम पेज क्या होता है, तो होम पेज हमारा जो होता है फर्स्ट पेज किसी भी वेबसाइट का पहला पेज जो होता है जिस पे आप लोग पहले विजिट करते होंगे वेबसाइट खोल के, उसको हम लोग बोलते हैं होम पेज। अ होम पेज इज द मेन और फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट। इट इज पेज दैट यूजर सी, दे टाइप, जब भी क्या करेगा डोमेन को टाइप करेगा, मतलब जब भी उस वेबसाइट पे विजिट करेगा तो सबसे पहले उसी पेज को देखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं होम पेज। इट एक्ट एज अ गेटवे टू द इंटायर वेबसाइट एंड प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द व्हाट वेबसाइट इज अबाउट एंड द सर्विस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, किस टाइप का वेबसाइट है उसमें क्या सर्विस अवेलेबल है वो होम पेज से ही हमको पता चल जाता है। तो ये रहा वेबसाइट के बारे में और ये रहा होम पेज के बारे में। अब होम पेज का कुछ रोल देख लेते हैं कि क्या इसका रोल है किसी भी वेबसाइट में, उसको हम लोग समझते हैं। फिर हम लोग जो है थोड़ा-सा ये देख लेंगे कि होम पेज में क्या मेनली रहता है। तो होम पेज का रोल जो होता है, इट क्रिएट फर्स्ट एक्सप्रेशन, जो है फर्स्ट इंप्रेशन जो किसी भी वेबसाइट का, जैसे कि सबसे पहले आप जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ देखते हैं वही फर्स्ट फर्स्ट इंप्रेशन इज़ अ लास्ट इंप्रेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे लागू होता है कि कोई भी वेबसाइट पे आप जाते हैं तो फर्स्ट पेज पे ही सबसे पहले जाते हैं। अगर फर्स्ट पेज अच्छा लगता है फिर आप लोग जो है दूसरे पेज पे मूव करते होंगे। तो ये क्रिएट करता है फर्स्ट इंप्रेशन कोई भी वेबसाइट का। उसके बाद जो है इट इंट्रोड्यूस द वेबसाइट पर्पस, ब्रांड एंड की सर्विस, किस प्रकार का सर्विस दे रहा है उसको हम लोग वहाँ पे शो करवाते हैं होम पेज पे। इट प्रोवाइड इजी नेविगेशन टू अदर इम्पोर्टेंट पेज, जो भी इम्पोर्टेंट पेज है उसका नेविगेशन हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं अपने होम पेज पे ही। नेक्स्ट इट हाईलाइट इम्पोर्टेंट अपडेट ऑफर्स एंड अनाउंसमेंट, मतलब जो भी नोटिफिकेशन वाला टाइप का मैसेज है उसको हम लोग होम पेज पे डालते हैं। इट हेल्प यूजर क्विकली अंडरस्टैंड व्हाट इज द वेबसाइट ऑफर, किस टाइप के वेबसाइट को ऑफर कर रहा है वो हमारे पास जो है यूजर क्विकली समझ जाता है होम पेज को देख के। तो ये कुछ कुछ रोल है होम पेज का।
नेक्स्ट आते हैं कि हमारे पास होम पेज में मेनली क्या-क्या चीज़ रहता है। तो होम पेज में हम लोग जो है लोगो दे सकते हैं, ब्रांड नेम दे सकते हैं, जो कि आप वेबसाइट पे विज़िट करते होंगे तो देखते ही होंगे, लोगो रहता है, होम पेज रहता है, जो कि शो करता है वेबसाइट के आइडेंटिटी को। फिर नेविगेशन मेन्यू होता है, जो कि एक दूसरे से लिंक रहता है, जैसे कि अबाउट पेज हो गया, सर्विस पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, लॉगिन का पेज हो गया, ये सब हमारे होम पेज में मेंशन रहता है। फिर बैनर हो गया या फिर स्लाइडर हो गया, जो कि बार-बार बदलते रहता है। उसके बाद अबाउट हो गया या इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया, जहाँ पे उस वेबसाइट के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया रहता है। सर्विस या फिर प्रोडक्ट किस प्रकार के सर्विस दे रहे हैं, कौन-सा प्रोडक्ट है, वो भी हमारे पास उसका लिस्ट भी रहता है हमारे पास होम पेज पे ही। उसके बाद जो भी न्यूज़ है, जो अनाउंसमेंट है, जो नोटिफ़िकेशन है, वो भी हमारा जो है रहता है होम पेज पे ही। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, ये सब हमारा होम पेज पे रहता है। फुटर सेक्शन भी रहता है, जहाँ पे यूज़फुल लिंक, कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया हैंडल्स, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब चीज़ रहता है। तो ये सब हमारा जो है होम पेज पे रहता ही है। कोई भी वेबसाइट पे आप विज़िट करिए और देखिए, तो ये सब चीज़ आपको जनरली मिलेगा ही मिलेगा। तो एग्ज़ाम्पल की बात करें, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, द होम पेज ऑफ ए कॉलेज वेबसाइट may contain information like latest न्यूज़, एडमिशन नोटिस, कोर्स ऑफर्ड, जो फैकल्टी डिटेल्स है, इवेंट एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपने क्या करिए, अपने कॉलेज के वेबसाइट पे विज़िट करिए और देखिए ये सब चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप जो इसको पूरा प्रैक्टिकली जो है करके देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए बी पार्ट जो है ये समझ में आया होगा कि क्या क्वेश्चन है और क्या इसका आंसर है। समझ में आया? अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये वेब ब्राउज़र क्या होता है। उसके बाद देख लेंगे हम लोग वेब सर्वर क्या होता है। उसके बाद दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस को हम लोग देखेंगे। ओके, तो चलिए समझते हैं। वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर आर द टू इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द डब्ल्यू मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। दे हैव डिफरेंट फंक्शन बट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड वेब सर्वर। दोनों मिलके क्या करता है, वेब सर्विस को प्रोवाइड करता है, लेकिन दोनों का जो है डिफरेंट डिफरेंट काम है, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। सबसे पहले देखते हैं वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज्ड बाय द क्लाइंट, मतलब यूज़र के द्वारा उसको यूज़ किया जाता है, टू एक्सेस द एंड व्यू द वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। इट सेंड द रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर फॉर वेब पेजेस एंड रिसोर्स। मतलब वेब ब्राउज़र में आप करते क्या है, वेब ब्राउज़र एक हमारा जो है सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, एक्सेस करते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन को। हम लोग वेबसाइट को ओपन करने के लिए उस पे रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ हमारा किस पे होता है, वेब ब्राउज़र पे होता है। जहाँ पे हमारा एचटीएमएल जो सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इमेज सब क्या होता है, लोड होता है। लोड होने के बाद हम लोग जो है उसको देख पाते हैं। जैसे वेब ब्राउज़र के एग्जांपल की बात करें तो मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, ये सब हमारे पास जो है वेब ब्राउज़र का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है वेब सर्वर। अब ये वेब सर्वर क्या है, तो वेब सर्वर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड हार्डवेयर दैट स्टोर द प्रोसेस ऑफ द डिलीवर्ड वेब पेज टू द क्लाइंट ब्राउज़र। उसको हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर। इट लिसन फॉर द रिक्वेस्ट फ्रॉम द ब्राउज़र एंड सेंड बैक द रिक्वेस्टेड वेब पेजेस और रिसोर्स। मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं वो कहाँ जाता है, वेब सर्वर के पास जाता है। तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को लेता है और जो है उसके रिप्लाई में जो वेबसाइट को हम ओपन करना चाहते हैं उसका जो रिसोर्स है उसको हमको दे देता है। ये होता है हमारे पास वेब सर्वर। जैसे कि हमारे पास अपाची एचटीटीपी जेरो सर्वर हो गया, ये हो गया, ये सब हमारा क्या है, कुछ कुछ वेब सर्वर का एग्जांपल है। अब आते हैं इसके बीच में डिफरेंसेस को हम लोग देखते हैं कि क्या इसके बीच में डिफरेंस है। ओके, तो सिंपल सा यहाँ पे है, सबको लिस्ट डाउन यहाँ पे बना के दे दिए है कि क्या कौन सा इसमें डिफरेंस है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो वेब ब्राउज़र जो होता है क्लाइंट साइड होता है, एप्लीकेशन होता है जिसको हम लोग जो है यूज़र यूज़ करता है। वेब सर्वर क्या होता है, सर्वर साइड होता है एप्लीकेशन जो कि यूज़ किया जाता है स्टोर एंड डिलीवर करने के लिए वेब पेजेस को। इसका फंक्शन होता है, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से और डिस्प्ले करते हैं हम लोग जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको। सर्वर क्या करता है, रिक्वेस्ट को लेता है और रिस्पॉन्स में हमको क्या देता है, ब्राउज़र के पास देता है। रोल होता है इसका जो है रिक्वेस्टर के जैसा और इसका जो होता है प्रोवाइडर जैसा होता है। लोकेशन क्या होता है इसका, ये जो है डिवाइस में इंस्टॉल रहता है और ये जो है सर्वर मशीन पे इंस्टॉल रहता है। एग्जाम्पल हो गया एज हो गया, ओपेरा सब, और उसके बाद यहाँ पे अपाची हो गया, ये सब हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। डिपेंड करता है ये वेब सर्वर पे कंटेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है ये डिपेंड नहीं करता है। ये हमारा जो है
सबको सेम रिस्पॉन्स देता है। प्रोटोकॉल का बात करें तो यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। यहाँ पर भी हमारे पास जो है सेंड करने के लिए HTTP प्रोटोकॉल का ही यूज़ होता है। पर्पस क्या है? तो टू इंटरप्रेट द प्रेजेंट वेब कंटेंट टू द यूज़र, जो है हमको प्रेजेंट करने के लिए जो भी कंटेंट है वेब पेजेस का, वेबसाइट का, उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोग वेब ब्राउज़र का यूज़ करते हैं। और जो स्टोर करके रखता है उसको हम लोग जो है वेब सर्वर बोलते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट अगर हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं ए वेब ब्राउज़र इज़ यूज्ड बाय द यूज़र टू व्यू वेब पेजेस व्हाइल अ वेब सर्वर स्टोर दस पेजेस एंड डिलीवर देम टू द ब्राउज़र ऑन रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट पे क्या करता है, उसको डिलीवर करता है। तो ये रहा हमारे पास वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर के बीच में डिफरेंसेस। आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट क्या है? व्हाट इज़ अ यूआरएल? यूआरएल क्या है? राइट अ सैम्पल यूआरएल एंड लेबल इट्स थ्री मेन पार्ट, जैसे कि प्रोटोकॉल, किसका? यूआरएल का प्रोटोकॉल, डोमेन नेम एंड पाथ। इसको क्या करना है, हमको इस मेन 3 पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं ये यूआरएल आखिर होता क्या है। तो यूआरएल का सिंपल सा मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द एड्रेस ऑफ द रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे रिसोर्स का एड्रेस है। इट इज यूज्ड बाय द वेब ब्राउज़र to the locate and access web pages, images, videos or any other resource available on the web server। वेब सर्वर पर जो भी है उसका क्या होता है, एक यूआरएल होता है। Every URL has a specific format and tell the browser where the resource is located and how to access it। मतलब यूआरएल में जो है ना उसका पूरा का पूरा जीवन गाथा लिखा रहता है। ये कहाँ पे मिलेगा, क्या है, नहीं है, कैसे इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन यूआरएल में दिया रहता है। यूरी यूआरएल जो है एक सिंपल सा एक एड्रेस है रिसोर्स का। वो रिसोर्स आपका वीडियो भी हो सकता है, वेब पेज भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकता है, या फिर कुछ भी हो सकता है जो कि हमारे पास सर्वर पे अवेलेबल है। सिंपल सा अगर हम यूआरएल की बात करें तो उसका क्या क्या चीज़ रहता है उसमें, तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रोटोकॉल देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सिंपल सा है, जैसे कि HTTPS हो गया, ये प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद कॉलन लगाते हैं, कॉलन के बाद डबल स्लैश रहता है। यहाँ पे हमारे पास डोमेन नेम रहता है, ये जो है www.example.com जो है ये क्या है, डोमेन नेम है। डोमेन नेम के बाद फिर से स्लैश रहता है, फिर यहाँ पे वेब डिज़ाइन रहता है, फिर वहाँ पे हमारे पास जो है पाथ रहता है, वेब पेज का पाथ रहता है। ठीक है, जैसे कि वेब डिज़ाइन हो गया, फिर यहाँ पे स्लैश लगा के इंडेक्स पेज हो गया, ये एक पेज है, ये जो है एक पेज है, और ये क्या है, फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर में वो पाथ है। ठीक है, तो हमको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, हमको पाथ को एक्सप्लेन करना है, डोमेन नेम को एक्सप्लेन करना है, और प्रोटोकॉल को एक्सप्लेन करना है। तो ये सिंपल सा जो है सैम्पल है यूआरएल का, और इसमें कौन सा पार्ट जो है क्या है यहाँ पे हमने बता दिया है। अब 3 मेन पार्ट जो है यहाँ पे बोला गया है, जो कि प्रोटोकॉल है, डोमेन नेम हो गया और पाथ हो गया, तो इसको समझते हैं। तो प्रोटोकॉल को हम लोग जो है स्कीम भी बोलते हैं। तो इट स्पेसिफाई द मेथड और रूल टू यूज़ द एक्सेस ऑफ रिसोर्स। किस रूल के तहत जो है रिसोर्स को एक्सेस किया जाएगा वो बताएगा प्रोटोकॉल। कॉमनली जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो होता है HTTP, HTTPS, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसको हम लोग बोलते हैं। इतना टाइप का हमारा मेनली यूज़ होता है। जैसे कि HTTP यहाँ पे हम लोग जो है यूज़ किए हैं प्रोटोकॉल के नाम पे। फिर आता है हमारे पास अगला जो है डोमेन नेम, जिसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। डोमेन नेम क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस होता है वेबसाइट का इंटरनेट पे। इंटरनेट पे वेबसाइट का जो यूनिक एड्रेस है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम जो आपका होता है इस तरीक़ा से आप देखे होंगे www.google.com, इस तरीक़ा से देखें तो वो क्या है, एक डोमेन नेम है। वो क्या है, एक डोमेन नेम है। वो जो हमारा है, या फिर एक हमारे पास डोमेन नेम जो है IP एड्रेस भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने जो है ये वाला डोमेन नेम का यूज़ किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पाथ। अब ये पाथ क्या होता है, तो इट स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकुलर रिसोर्स। कोई एक पार्टिकुलर रिसोर्स, जैसे कि हो सकता है वेब पेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, इमेज हो, कोई फाइल हो, उसका क्या है, एक पार्टिकुलर जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं पाथ। इट कम्स आफ्टर डोमेन नेम एंड सेपरेट बाय स्लैश। स्लैश से क्या रहता है, सेपरेट रहता है। जैसे कि यहाँ पे हमने ये क्या किया है, ये हमारा एक पाथ है। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों को अगर हम समराइज़ करें तो प्रोटोकॉल हमारा क्या करता है, स्पेसिफिक मेथड जो है स्पेसिफाइड करता है कि हमारे पास कहाँ पे मिलेगा, जैसे ये हमने किया है। और ये क्या करता है, ब्राउज़र को बताता है कि हमको कैसे एक्सेस करना है, इसका फंक्शन होता है ये।
फिर डोमेन नेम है, ये यूनिक एड्रेस होता है वेबसाइट पे, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया और ये आइडेंटिफाई करता है कि वेबसाइट इंटरनेट पे कहाँ है। फिर आता है पाथ, ये क्या होता है, स्पेसिफिक लोकेशन होता है किसी भी रिसोर्स का, यहाँ पे ये हमने यूज़ किया है और ये बताता है कि हमारे पास फाइल जो है वो ओपन कैसे होगा ब्राउज़र को। तो ये अगर हम थोड़ा सा ये कंक्लूज करें इस क्वेश्चन को, द URL इज अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स एंड द इंटरनेट, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम एंड पाथ, which together help the browser to locate and display the required resource। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर भी समझ में आया होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हमारे पास कहता है व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट क्या होता है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ HTML एलिमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। HTML एलिमेंट क्या है उसको बताओ, फिर उसके स्ट्रक्चर को बताओ और एक एग्जाम्पल लेकर उसको चिपका दो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये HTML एलिमेंट आखिर होता क्या है। HTML element is a basic building block of HTML document. It is used to define a structure and content of web pages. It consists of start tag, content and end tag. Some elements are empty and do not have content. तो एलिमेंट सिंपल सा क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है HTML डॉक्यूमेंट्स का। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो एलिमेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। सबसे पहले हम देते हैं टैग नेम देते हैं, जिसमें हम लोग स्टार्टिंग टैग देते हैं, फिर उसके अंदर में कंटेंट देते हैं, फिर हम लोग जो है एंडिंग टैग देते हैं और इसके बीच में जो भी कंटेंट होता है उस कंटेंट को हम लोग लिखते हैं। इस तरीक़ा से इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी एलिमेंट का। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा जो है स्टार्टिंग टैग क्या होता है, स्टार्टिंग टैग हमको बताता है कि यहाँ से हमारा जो है एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम लोग जो है मेनली इस तरीक़ा से लिखते हैं। फिर आता है कंटेंट, तो कंटेंट मतलब सिंपल सा वो जो मेन इन्फॉर्मेशन है जो उस एलिमेंट के ज़रिए दिया जा रहा है, वहाँ पे हमारा कंटेंट होता है। फिर आता है हमारे पास एंड टैग, तो एंड टैग क्या होता है, वो बताता है कि एलिमेंट यहाँ पे हमारा एंड हो गया, जिसको हम लोग जो है स्लैश के बाद टैग का नाम लिख के बताते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट है क्या, HTML टैग आर नॉट केस सेंसिटिव, हाउएवर इट इज़ गुड प्रैक्टिस टू रिटर्न इन लोअर केस। मतलब ये जो हमारा है वो केस सेंसिटिव नहीं है, लेकिन इसको मेनली जो है हम लोग लोअर केस में लिखते हैं ताकि वो सही से दिखे और ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कितने टाइप का हमारे पास HTML एलिमेंट होता है। तो एक होता है हमारे पास कंटेनर एलिमेंट, एक होता है हमारे पास एम्प्टी एलिमेंट। कंटेनर एलिमेंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होता है और साथ में कंटेंट भी होता है। जैसे कि पैराग्राफ टैग हो गया, पैराग्राफ टैग में हमारे पास ओपनिंग भी है, एंडिंग भी है और साथ में उसका कंटेंट भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेनर एलिमेंट। उसके बाद हमारे पास होता है एम्प्टी एलिमेंट, यहाँ पे हमारे पास कंटेंट नहीं होता है और यहाँ पे क्लोजिंग टैग भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। जैसे कि BR टैग हो गया, HR टैग हो गया, इमेज टैग हो गया, इनपुट टैग हो गया, ये सब हमारा एम्प्टी टैग है। यहाँ पे इसका क्लोजिंग नहीं होता है, नहीं इसका कंटेंट होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो भी HTML एलिमेंट है उसका एग्जाम्पल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग जो है हेडिंग एलिमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग हेडिंग सेक्शन को देते हैं, जैसे कि H1 टैग से हम लोग हेडिंग देते हैं, इसका आउटपुट कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, H1 टैग का यूज़ किया है। फिर यहाँ पे पैराग्राफ टैग है, जहाँ पे हम लोग पैराग्राफ टेक्स्ट को डिफाइन कर लेते हैं, इस तरीके से देते हैं, इसका आउटपुट इस तरह से आता है। लाइन ब्रेक होता है, हम लोग क्या करते हैं सिंगल लाइन अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग लाइन ब्रेक का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट लाइन हो गया, सेकेंड लाइन हो गया और यहाँ पे BR, मतलब वहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, लाइन को ब्रेक किए, मतलब दूसरा लाइन में आ गए हैं। फिर हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल रूल, ये क्या करता है, ये एक ब्रेक जो है आपको लाइन दे देगा। जैसे कि HR टैग का हम यूज़ करेंगे तो वो सिंगल लाइन आपको दे देगा। फिर होता है इमेज टैग, कोई भी इमेज को अगर हमको इम्बेड करना है वेब पेज पे तो वहाँ पे हम लोग इमेज टैग का भी यूज़ करते हैं। इमेज टैग हमारे पास कुछ इस तरह से रहता है, सबसे पहले इमेज टैग लिखते हैं और उस टैग के अंदर में हम लोग सोर्स देते हैं इमेज का, फिर वहाँ पे अल्टरनेट हम लोग टेक्स्ट देते हैं। इसके कंक्लूजन की बात करें तो HTML element is used to structure the content of web page. Each element has defined structure which help to browser to display content and properly. वहाँ पे अच्छे से कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या होता है वो भी समझ लिया, उसके स्ट्रक्चर को भी समझ लिए, एग्जाम्पल लेके भी उसको हम लोग समझ लिए और इसका आउटपुट को भी एनालाइज कर लिए कि हाँ इसका आउटपुट इस तरह से आएगा। तो आई होप आपको अगर इस तरीक़े से क्वेश्चन आता है तो उसको आप जो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट। अब ये क्या कहता है,
क्रिएट एन HTML वेब पेज, क्या करना है यहाँ पे, एक HTML वेब पेज को क्रिएट करना है। टू डिस्प्ले द फ्लोइंग टेबल शोइंग नेम एज एंड कंट्री ऑफ द 3 पर्सन। क्या करना है, नेम को शो करना है, एज को, कंट्री को, 3 चीज़ हमको क्या करना है, शो करना है 3 पर्सन के लिए, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में कौन सा टेबल दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा 4 का बी पार्ट। क्या करना है, हमको नेम एज एंड कंट्री को शो करवाना है, इस तरीक़ा से हमको टेबल बनाना है। तो इस तरीक़ा से टेबल बनाना है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, टेबल का यूज़ कर लेते हैं और इसको बनाते हैं, इसको सॉल्यूशन को देखते हैं कि किस तरीक़ा से ये आएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग HTML वेब पेज बनाना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले हम HTML कोड को लिखेंगे। तो HTML कोड को लिखने के लिए सबसे पहला लाइन तो देना ही है, फिर यहाँ पे इसका लैंग्वेज देना ही है, फिर हम आते हैं हेड टैग में। ठीक है, हेड टैग में आ गए। हेड टैग में हमारे पास ये देना ही है, मेटा डेटा देना ही है, टाइटल देना है। टाइटल यहाँ पे दे देते हैं हम लोग जो है पर्सन इन्फॉर्मेशन, कोई भी टाइटल दे सकते हैं, तो पर्सन इन्फॉर्मेशन हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा स्टाइल मतलब CSS चल रहा है, तो ये हमारा CSS का पार्ट हो गया। हम लोग यहाँ पे इसी में यूज़ कर ले रहे हैं, काहे बाद में लिखेंगे फिर उसको अटैच करना पड़ जाएगा, इसलिए हम इसी में इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडिंग उसको अटैच कर देंगे। फिर आते हैं बॉडी टैग में। तो बॉडी टैग में हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं पर्सन का इन्फॉर्मेशन है H2 टैग में। फिर हमको क्या करना है, टेबल के फॉर्मेट में था ना, तो हम टेबल बनाएंगे और उस टेबल में क्या है, उस टेबल में हमको सबसे पहले 3 चीज़ लेना है, नेम लेना है, एज लेना है और कंट्री लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रो क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हम लोग दे देंगे नेम, एज और कंट्री, 3 चीज़ दे दिए एक रो में, हमने ये तीनों को दे दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला रो में उसी को अगला रो में हम लोग क्या करेंगे, उसी के अगला रो में हम लोग जो है नाम दे देंगे, जो भी नाम दिया उस नाम को दे दीजिए। फिर अगला रो में उसी को नाम को दे दीजिए, फिर अगला रो में उसी के नाम को दे दीजिए। जब इस तरीक़ा से आप सबको दे दीजिएगा और यहाँ पे हम लोग बॉडी टैग बंद कर देंगे, HTML टैग बंद कर देंगे, तो हमारा जो है पर्सन का इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से आउटपुट आ जाएगा। सबसे पहले ऊपर में लिख के आएगा पर्सन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जो है नेम, एज, कंट्री और साथ में इसका जो भी इन्फॉर्मेशन हमने दिया है, हैरी देव 28 ब्रिटेन, फिर यहाँ पे जॉन स्मिथ 35 USA, रामकृष्णा 19 नेपाल, इस तरह से हमारा जो है आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा। और यहाँ पे जो है आप अगर CSS अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अच्छे से अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा उसको जो है स्टाइल वगैरह कर दे, बॉर्डर कोलैप्स कर दे, उसका विड्थ दे दें, मार्जिन सेट कर दे, फ़ॉन्ट फैमिली दे दें। वहाँ पे हम लोग जो है उसके बैकग्राउंड वगैरह को आप सेट कर सकते हैं। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर दीजिएगा तो थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ, बच्चे को CSS भी वहाँ पे अटैच करने आ रहा है। ठीक है? अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको आ जाएगा। ठीक है? तो ये रहा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर, जहाँ पे हमने क्या किया है, अच्छे से सबको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको अगर कोड लिखने वाला भी क्वेश्चन आता है तो इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करने चलना है। ठीक है? कुछ-कुछ लाइन तो सेम ही है, बस वहाँ पे आपको जो है आपको टेबल बनाने में उसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है डिज़ाइन एन HTML वेब पेज, ये भी कोड लिखने वाला ही है। टू शो योर सेमेस्टर सब्जेक्ट यूज़ अ नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करना है। वेयर द मेन लिस्ट कंटेन सेमेस्टर नंबर, जैसे कि सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 एंड ईच सेमेस्टर कंटेंट सब्जेक्ट ऑफर्ड इन दैट सेमेस्टर। मतलब हमारे पास नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करना है। पहला लिस्ट में हमारे पास सेमेस्टर रहेगा, उसके बाद उसके अंदर में जो भी सब्जेक्ट है वो रहेगा। इस तरीक़ा से हमको क्या करना है, वेब पेज डिज़ाइन करना है। तो चलिए वेब पेज डिज़ाइन करते हैं इस तरह से। तो सबसे पहले वही चीज़, सबसे पहले ये सब तो लिखना ही पड़ेगा। हेड टैग में हम लोग आएँगे और यहाँ पे हम लोग जो है हेड को लिख देंगे। यहाँ पे हम लोग CSS अप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी। तो हेड में हमने जो है उसका मेटा डेटा सेट कर दिए हैं, ये सेट कर दिया जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लिखाता ही होगा, आपको रटा-रटाया हो गया होगा सब। उसके बाद टाइटल में हम लोग क्या करते हैं, माई सब्जेक्ट सब्जेक्ट लिख देते हैं। टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो उसके रिलेटेड है उसी को देना है। फिर आते हैं बॉडी टैग में। हेड टैग का काम खत्म है, अब बॉडी टैग में आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग जो है ना उसी में डायरेक्ट जो है अप्लाई कर देंगे। हमको नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम लोग आएँगे, H2 टैग लगाएँगे और यहाँ पे माई सब्जेक्ट्स दे देंगे, ताकि हमको पता चले कि हाँ, यहाँ पे मेरे जो माई सेमेस्टर सब्जेक्ट जो है उसको यहाँ पे दिखाना है। नेस्टेड लिस्ट का यूज़ करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो है ऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, मेन लिस्ट स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे इसका टाइप हमने 1 दे दिया है। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट किए हैं और यहाँ पे हमने लिस्ट दिए हैं और उसके अंदर में जो है हमने बोल्ड करके सेमेस्टर 1 दे देना है। ठीक है,
अब इसके अंदर में हम लोग लिए हैं अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर में हम लोग लिए हैं अनऑर्डर लिस्ट, और इसके हमने जो है लिस्ट को ले लिया है। जैसे कि हमारे सपोज करिएगा ये सब्जेक्ट जो है सेमेस्टर 1 में है, तो ये हमने जो है सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट यहाँ पे लिख दिया लिस्ट बना के। फिर ये तो हमारा सेमेस्टर 1 हो गया। फिर आते हैं सेमेस्टर 2 पे। तो सेमेस्टर 2 पे आए, ठीक है। अब सेमेस्टर 2 में अभी हम लोग क्या किया, फिर से वही सेम चीज़ अनऑर्डर्ड लिस्ट लेके सेमेस्टर 2 का जो सब्जेक्ट है उसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। तो ये सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट हो गया और ये सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से करना था। इसी तरह से सेमेस्टर 3 का करिएगा, सेमेस्टर 4 का करिएगा, लेकिन हम 2 ही लेकर छोड़ दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही कहा है कि 2 लेकर आप क्या करिएगा, 2 लेकर आप एग्जाम्पल लेकर बता दीजिए। लेकिन यहाँ पे अगर और भी करना चाहें तो और भी आप बढ़ाने के लिए, पेज भरने के लिए कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने कोड लिखे हैं, एचटीएमएल कोड लिखे हैं, और इस एचटीएमएल कोड का आउटपुट क्या आएगा उस आउटपुट को भी हमको मेंशन करना पड़ेगा। चलिए आउटपुट देखते हैं। तो इसको जब आप रन करवाइएगा तो रन करवाने के बाद आउटपुट कुछ आपका इस प्रकार से आएगा। एक तो ये आपका ब्राउज़र का जो है, ब्राउज़र का लोगो है, जहाँ पे आप एरो इस तरह का दे देंगे, फिर इस तरह का एरो दे देंगे, यहाँ पे ये दे देंगे, फिर यहाँ पे माइनस इस तरह का दे दीजिएगा, और यहाँ पे जो है आप इस तरह का बना दीजिएगा और उसमें जो है कुछ कुछ नाम दे दीजिएगा, पाथ दे दीजिएगा। अब उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा। माई सेमेस्टर सब्जेक्ट ऊपर में आएगा क्योंकि सबसे पहले हम लोग जो है H2 टैग लगा के माई सब्जेक्ट यहाँ पे दिए थे, देख सकते हैं H2 टैग लगा के हमने क्या किया, ये चीज़ दिए हैं। तो हमारा जो है ये आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, हमने ऑर्डर्ड लिस्ट लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 2 लिख के आ रहा है, तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट लिए हैं सेमेस्टर 1, और फिर इसके अंदर में हम लोग जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट लिए हैं। तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है। इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे आउटपुट को, आप कह सकते हैं कि द मेन लिस्ट ऑफ द ऑर्डर लिस्ट, ये हमारा मेन लिस्ट था जो कि कंटेंट करेगा सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 को। इसके अंदर में हमने जो है लिया है अनऑर्डर लिस्ट को, जो कि हमको सब्जेक्ट के लिए दिया गया, और ये हमारा नेस्टेड ऑफ लिस्ट है, और ब्राउज़र में हमारा जो है कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा। तो कोड लिखना तो सही है, कोड लिखेंगे ही लिखेंगे, और साथ में ब्राउज़र में किस तरह का उसका आउटपुट आएगा उसको भी दर्शाना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ताकि पता चले कि हाँ इस प्रकार से कोड लिखें तो इसका आउटपुट इस तरह से आएगा, ताकि वहाँ पे जो चेक करेंगे कॉपी उनको थोड़ा सा सही लगे और मार्क्स को वगैरह काट ना करे वो, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, जो कि है राइट द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड XHTML। HTML के और XHTML के बीच में क्या करना है, डिफरेंसेस देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है इसके बीच में डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम लोग HTML की बात करें, तो HTML जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। लेकिन हमारे पास XHTML जो है ये हमारे पास होता है एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, एक्सटेंसिबल इज अ स्ट्रिकर, मतलब वो थोड़ा सा जो है स्ट्रिक टाइप का है, एंड XML बेस्ड रीफॉर्मुलेशन ऑफ द HTML इट फॉलोड बाय द रूल ऑफ XML। इसके द्वारा जो है थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट टाइप का है, मतलब वो थोड़ा सा जो है वो अकरू टाइप का है, ऐसे समझ सकते हैं। चलिए दोनों के बीच में डिफरेंस देते हैं। डिफरेंस हमने यहाँ पे जो है लिस्ट डाउन कर दिए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, वन बाय वन सभी को हम लोग समझते हैं। HTML की बात करें तो HTML मेरा जो है केस सेंसिटिव नहीं होता है, जैसे कि हमने बात किया HTML क्या होता है, ये थोड़ा सा अक्रू टाइप का, तो यही हो जाए केस सेंसिटिव होता है, मतलब स्मॉल कैपिटल लिखेंगे तो इसको जो है फ़र्क पड़ेगा। इन XHTML ऑल टैग आर एट्रीब्यूट शो इन रिटन इन द लोअर केस, यहाँ पे सबको को जो होता है लोअर केस में लिखना होता है। नेक्स्ट अगर हम HTML की बात करें तो HTML डज नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग फॉर सम एलिमेंट्स, कुछ कुछ टैग के लिए जो होता है क्लोजिंग टैग नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन XHTML जो है सबके लिए क्लोजिंग टैग देना रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि आप अगर HTML दे रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप स्टार्ट करें तो वहाँ पे एंड भी देना आपको ज़रूरी है, मस्ट है। अब आते हैं HTML में। HTML अलाउ कोटेटेड एट्रीब्यूट वैल्यू, यहाँ पे कोट आप देके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो है अनकोटेड, मतलब यहाँ पे आप कोट नहीं दीजिएगा तब भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको कोटेड देना ही पड़ेगा, मतलब डबल कोटेशन के अंदर में ही देना पड़ेगा जो भी देना है, अदरवाइज गड़बड़ होने का चांसेस है। नेक्स्ट हमारे पास होता है HTML अलाउ सम स्पेशल कैरेक्टर डायरेक्टली, ये अलाउ करता है सम स्पेशल कैरेक्टर को, लेकिन ये जो है आपको रिक्वायर्ड स्पेशल कैरेक्टर टू बी रिटन यूजिंग इंटिटी, इंटिटी के फॉर्मेट वो जो है स्पेशल कैरेक्टर को अलाउ करता है।
जैसे कि अगर आप ये सब चीज़ अगर लिखना चाहते हैं तो उसको जो है आप इसके फॉर्मेट में लिखिएगा, तब वो अलाउ है, अदरवाइज़ वो अलाउ नहीं है। एचटीएमएल की बात करें तो ये थोड़ा-सा जो है रिलैक्स ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो होता है वेल फॉर्म्ड सिंटैक्स का होता है, ये स्ट्रिक्ट टाइप का होता है, यहाँ पे आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे नहीं चलेगा। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट यूजुअली डू नॉट हैव मेनी मैंडेटरी, आपको ये लिखना ज़रूरी नहीं होता है एचटीएमएल में, लेकिन आपको यहाँ पे जो है डिक्लेयर करना मस्ट होता है। एचटीएमएल इज़ मेनली यूज्ड फॉर वेब पेज डेवलपमेंट, लेकिन ये जो हमारा होता है एक्सएचटीएमएल is used for web pages, XML application and can be served as a XML। नेक्स्ट हमारे पास HTML is a older and less strict, ये हमारा न्यूअर है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, स्टैंडर्ड है ये थोड़ा सा। तो ये हमारे पास कुछ कुछ डिफरेंस रहा HTML के बारे में एंड XHTML के बारे में। आई होप आपको ये डिफरेंसेस भी समझ में आया होगा। अब इतना आगे अगर आप बढ़ गए हैं आपको, तो ये भी बता देते हैं कि ये जो PDF है आपको PDF कैसे मिलेगा। ठीक है, हाउ टू एक्सेस PDF। एक्सेस PDF, ये वाला PDF जो अभी आप देख रहे हैं सेशन, ये PDF आपको कैसे मिलेगा। तो ये PDF के लिए टारगेट है, पैसा वैसा नहीं लगेगा, टिकट नहीं लीजिए, टेंशन नहीं लेना है कि पैसा वैसा लग जाएगा, पैसा नहीं लगेगा। लेकिन ये जो PDF है आपको इस वीडियो पे क्या करना है, इस वीडियो पे आपको जो है 500 प्लस लाइक पहुंचाना है। ठीक है, 500 प्लस लाइक हम बात कर रहे हैं, लाइक का। ठीक है, और उसके बाद जो है इस पे आपका 100 प्लस कमेंट रहना चाहिए। कोई भी टाइप का आप कमेंट दे सकते हैं, एक स्टूडेंट 50 बार कमेंट लिख दीजिए या फिर एक स्टूडेंट ही 100 बार कमेंट कर दीजिए, जैसे करना है आप कर लीजिए। 100 प्लस कमेंट और 500 प्लस लाइक अगर इस वीडियो पे आ जाता है तो ये जो PDF है आपको टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। तब तक इस PDF को जो है टेलीग्राम में शेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस टारगेट को पहुंचा दीजिए, आप तुरंत कर सकते हैं ये सब काम। एक बार अपने ग्रुप में भेजिएगा तो वो जो है कहिएगा जो PDF चाहिए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो एक। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपको जो है ये PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन का स्टार्टिंग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। क्वेश्चन क्या है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS। इंटरनल CSS के बीच में और एक्सटर्नल CSS के बीच में डिफरेंस लिखना है। तो चलिए समझते हैं ये डिफरेंस आखिर क्या है। तो सबसे पहले CSS का बात करें तो CSS मतलब कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज यूज्ड टू कंट्रोल द प्रेजेंटेशन एंड लेआउट ऑफ HTML एलिमेंट। इट कैन अप्लाइड HTML डॉक्यूमेंट इन 3 वे, जैसे कि इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS। हियर वी आर कंपेयरिंग टू, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। लेकिन 3 तरीका से आप लोग जो उसको लिख सकते हैं, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इंटरनल की बात करें तो इंटरनल को हम लोग जो है स्टाइल टैग के अंदर में देते हैं और हेड सेक्शन के अंदर में देते हैं, जो कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। एक्सटर्नल CSS की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो है एक सेपरेट फाइल बनाते हैं .css करके, और उसको हम लोग जो है लिंक टैग के जरिए लिंक करते हैं। इंटरनल CSS की बात करें तो ये जो होता है, अगर सिंगल HTML पेज है तो वही सिर्फ अफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल में क्या होता है, जितना भी HTML पेज है उस फोल्डर में सब का सब अफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है CSS, यहाँ पे हम लोग जो है HTML फाइल के अंदर में ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा सेपरेट फाइल .css फाइल के अंदर में हम लोग लिखते हैं। इंटरनल CSS जो है वो हमारे पास बहुत लार्ज प्रोजेक्ट अगर है तो वहाँ पे हमारे पास जो होता है ये सुटेबल नहीं होता है, ये सिर्फ एक पेज के लिए ही काम करता है। लेकिन वहीं पर अगर लार्ज टाइप का वेबसाइट है, बड़ा अगर वेबसाइट है, तो आप जो है वहाँ पे एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे, जिससे हमारा काम जो है आसान बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, HTML फाइल थोड़ा सा इंक्रीज होता है क्योंकि CSS को भी हम वहीं पे ठूस रहे हैं, लेकिन यहाँ पे HTML अलग होता है, CSS अलग होता है। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें तो इफ़ अ स्टाइल इज़ नीड टू बी चेंज इट मस्ट बी डन इन HTML पेज। अगर हमको स्टाइल चेंज करना है तो HTML पेज को चेंज करना पड़ेगा, मतलब उसमें जाके चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको यहाँ पे स्टाइल चेंज करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, CSS फाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा। हमको यहाँ पे जो है HTML में घुसने का कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे पास जो है इट हैज़ हायर प्रायोरिटी दैन एक्सटर्नल, इसका थोड़ा सा प्रायोरिटी ज़्यादा होता है क्योंकि सेम पेज में ही होता है। इसका थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी होता है इससे, एक्सटर्नल वाले से। इंटरनल वाले से इसका थोड़ा सा लोअर प्रायोरिटी होता है। इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग स्टाइल टैग के अंदर में देते हैं और इसके बॉडी के अंदर में जाके हम लोग क्या करते हैं, कलर वगैरह प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक CSS फाइल बनाते हैं, उसके बाद इस तरह से हम लोग जो है उसमें देते हैं। तो ये रहा हमारे पास जो है इंटरनल CSS का कहानी एंड एक्सटर्नल CSS का कहानी।
आई होप आपको ये कहानी समझ में आया होगा कि इंटरनल सीएसएस क्या है एंड एक्सटर्नल सीएसएस क्या है, उसको हम लोग जो है लिखते कैसे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। इसको भी हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन द यूज ऑफ div एंड स्पैन टैग इन सीएसएस स्टाइलिंग। सीएसएस स्टाइलिंग में div और स्पैन का क्या यूज है, उसको हमको समझना है। तो div और स्पैन दोनों जो है वो HTML टैग है जिसका हम लोग यूज करते हैं सीएसएस स्टाइलिंग के लिए। दोनों का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है। तो सबसे पहले अगर हम div टैग की बात करें तो div टैग हमारा होता है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ये block level element. It is used to group large section or block of the content in the HTML document. It start a new line and take full width available. जितना width available रहता है सब ले लेगा. It is mainly used to create layout or structure and apply CSS styling to the entire block. तो वहाँ पे हमको अगर पूरा का पूरा चाहिए, पूरा का पूरा विथ चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे जो है div का यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम लोग CSS को स्टाइल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्पैन टैग। तो स्पैन टैग जो होता है हमारे पास ये इनलाइन एलिमेंट होता है। इसका यूज़ हम लोग करते हैं स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट के लिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा विथ नहीं लेता है, जितना रिक्वायर्ड होता है उतना ही लेता है। इट डज नॉट स्टार्ट ऑन द न्यू लाइन एंड टेक ओनली मच बिट नेसेसरी। जितना ज़रूरत होता है उतना ही लेता है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे CSS अप्लाई कर देते हैं कोई एक स्पेसिफिक वर्ड पे, या फिर कोई एक पोर्शन, स्मॉल पोर्शन पे अप्लाई करना है, तो वहाँ पे हम लोग जो है स्पैन का यूज़ करते हैं। इसमें बीच में डिफरेंस की बात कर लें तो div मेरा होता है ब्लॉक लेवल, स्पैन मेरा होता है इनलाइन एलिमेंट होता है। div जो होता है वो न्यू लाइन से स्टार्ट करके पूरा का पूरा ब्रीथ लेगा, लेकिन स्पैन जो होता है वो जितना ज़रूरत होता है उतना ही लेता है। पर्पस की बात कर ले तो हमारे पास लार्ज ग्रुप है, लार्ज सेक्शन है, तो हम लोग वहाँ पे जो है div का यूज़ करेंगे, लेकिन स्मॉल पार्ट है तो वहाँ पे हम लोग जो है स्पैन का यूज़ करेंगे। लाइन ब्रेक का बात करें तो यहाँ पे जो है स्टार्ट होता है न्यू लाइन से और एंड में भी क्या करता है, न्यू लाइन दे देता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता है। विथ की बात करें तो ये पूरा का पूरा विथ लेगा और ये जितना ज़रूरत होता है उतना ही लेगा। कॉमन यूज़ की बात करें तो लेआउट के लिए, सेक्शन के लिए, कंटेनर के लिए, रैपअप्स के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं div का। और स्टाइलिंग के लिए कोई पार्ट को अगर हाईलाइट करना है तो उसके लिए हम लोग जो है यूज़ करते हैं स्पैन का। स्टाइलिंग इन CSS की बात करें तो स्टाइल अप्लाई हम लोग करते हैं इंटायर ब्लॉक पे, और यहाँ पे हमारा कोई एक पोर्शन पे अप्लाई होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग जो है div के यूज़ से हम लोग हेडर देते हैं, फूटर देते हैं, मेन्यू देते हैं, कंटेंट एरिया देते हैं। लेकिन वहीं पे अगर स्पैन की बात करें तो कोई एक वर्ड देना हो, कोई एक सेक्शन देना हो, तो हम लोग जो है वहाँ पे स्पैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल से आप समझिएगा। एग्जांपल देखिएगा, ये हमारे पास div का एग्जांपल है और ये हमारे पास स्पैन का एग्जांपल है। div में हमने क्या किया है, यहाँ पे div के अंदर में ये हमने h2 टैग दिया, फिर पैराग्राफ टैग दिया है, और यहाँ पे हम लोग जो है इसके CSS में ये जो है इसका क्लास को देके और यहाँ पे हमने कुछ CSS लिख दिए है। जब इसका आउटपुट आप देखिएगा तो इसका आउटपुट जो है पूरा का पूरा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा इसके अंदर में। वहीं पे अगर हम स्पैन की बात करें तो यहाँ पे स्पैन में हम क्या किए हैं, दिस इज, और यहाँ पे हमने दे दिया है इम्पोर्टेंट वर्ड इन द सेंटेंस, ये दिए हैं। और उसके बाद जो है जैसे कि स्पैन हम कहाँ लगाए हैं, स्पैन हम यहाँ लगाए हैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पे। स्पैन हम क्या कहे हैं, सिर्फ स्पैन लगाए हैं इम्पोर्टेंट वाले पे। तो ये जो हम CSS लगाएंगे ना वो सिर्फ इम्पोर्टेंट यहाँ पे रेड हुआ है, और कोई इम्पोर्टेंट जो है ये जो है और कुछ रेड नहीं किया है। तो स्पैन का यूज़ हम लोग जो है एक सेक्शन के लिए, कोई पोर्शन के लिए हम लोग लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सिर्फ जो है इसको लगाएं। लेकिन अगर आप div में लगा रहे हैं तो ये पूरे के पूरे जो है विथ को कलर कर देगा, जो भी आप उसमें CSS अप्लाई करेंगे वो कर देगा। ठीक है। तो सिंपल सा div मेरा जो है ब्लॉक लेवल है, स्पैन जो मेरा है वो इनलाइन एलिमेंट है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। क्वेश्चन हमारे पास है राइट HTML प्रोग्राम। यहाँ पर भी क्या करना है, हमको प्रोग्राम लिखना है यूजिंग CSS टू डेमोन्स्ट्रेट वेरियस टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टी सच एज फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइन हाइट। मतलब हमको सिंपल सा क्या करना है, एक HTML प्रोग्राम लिखना है और CSS के जरिए हमको क्या करना है, ये सारी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करके बताना है। तो चलिए करते हैं शुरू और समझते हैं कैसे इसको करना है। तो सबसे पहले HTML प्रोग्राम में क्या करते हैं, जो लिखना होता है बाय डिफ़ॉल्ट वो तो लिखेंगे ही, इसको लिखेंगे ही, इसको लिखेंगे ही। और यहाँ पे क्या करना है, वो CSS भी अप्लाई करना है ना। तो CSS के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे
स्टाइल टैग लगा लेंगे और स्टाइल वाला जो रहेगा वो यहाँ पे हम लगाएंगे। नीचे तक चलते हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर ले। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। और ये रहा हमारा CSS। इसको हम लिखेंगे, CSS को बाद में समझेंगे। पहले CSS को लगाने से पहले पहले हम तो जो है जो HTML वाला है वो तो देख ले। तो ये हमारा स्टाइल टैग CSS वाला हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर रहे हैं। तो सिंपल सा जो भी हमको दे रहा है वो टेक्स्ट के रिलेटेड ही है। जब टेक्स्ट के रिलेटेड ही है वो, तो हम क्या करेंगे, बॉडी टैग में आएंगे और बॉडी टैग में हम लोग जो है कुछ टेक्स्ट को लिख लेंगे, कुछ पैराग्राफ को लिख लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या किया, वेलकम टू वेब टेक्नोलॉजी ये दे दिए H1 टैग में। फिर हमने क्या किया, एक पैराग्राफ टैग का यूज़ किया और उसमें हमने कुछ पैराग्राफ लिख लिए हैं। और पैराग्राफ लिखने के बाद इसी में हमको क्या करना है, जो भी वो डिमांड किया है क्वेश्चन, वो सभी को हमको अप्लाई करना है। क्या क्या क्वेश्चन डिमांड किया है, तो क्वेश्चन डिमांड किया है, थोड़ा सा इसको पहले जो है जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन डिमांड किया कि फ़ॉन्ट फैमिली को अटैच करना है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ को अटैच करना है, फ़ॉन्ट स्टाइल को अटैच करना है, फ़ॉन्ट वेट को, टेक्स्ट अलाइनमेंट को, टेक्स्ट डेकोरेशन को, ट्रांसफॉर्मेशन को और लाइन हाइट को। तो ये जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो क्या बताएगा, वो बताएगा किस फ़ॉन्ट के टाइप का है। फ़ॉन्ट साइज़ क्या करेगा, उसके टेक्स्ट का जो साइज़ है वो बताएगा। फ़ॉन्ट स्टाइल क्या करेगा, वो इटैलिक है, नॉर्मल है, वो बताएगा। वेट क्या करेगा, बोल्ड है, नॉर्मल है, बताएगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट लाइट है कि लेफ्ट है कि सेंटर में, वो बताएगा। डेकोरेशन बताएगा, अलाइन जो है अंडरलाइन है कि नहीं, ओवरलाइन है कि नहीं, ये सब चीज़। ट्रांसफॉर्मेशन रखेगा कि अपर केस में है कि लोअर केस में है, कैपिटलाइज है कि नहीं, वो सब चीज़। लाइन हाइट क्या करेगा, दो लाइन के बीच में जो है हाइट को सेट करेगा। तो ये सब चीज़ काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जो है H1 में अप्लाई करते हैं, हमारा जो हेडिंग टैग है उसमें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कर रहे हैं, वो है हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन। ये क्या है, एक हमारा फ़ॉन्ट फैमिली का नाम है, वो हमने क्या किया, ये सिर्फ इसको अप्लाई कर दिया। ये हमारा फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गया, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ को हम लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ और यहाँ पे साइज़ दे देंगे पिक्सल में। फ़ॉन्ट स्टाइल लिखेंगे और यहाँ पे इटैलिक कर देंगे। फ़ॉन्ट विड्थ लिखेंगे और यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन करेंगे और यहाँ पे सेंटर कर देंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, अपर केस कर देंगे। लाइन टेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे दे देंगे, दोनों के बीच में लाइन जो है कलर करेंगे और डार्क ब्लू देंगे। तो ये हमने किस पे किया है, H1 पे किए है। तो H1 हमारा क्या था, H1 हमारे पास था वेलकम टू वेब टेक्नोलॉजी। तो इसका जो आउटपुट होगा ये वाला आउटपुट होगा। ये आउटपुट देखिएगा क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो गया, ठीक है। साइज बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे इटैलिक हो गया, थोड़ा सा तिरछा लग रहा है ना। बोल्ड है, थोड़ा सा मोटा है, सेंटर में है, ठीक है। अंडरलाइन है, अपर केस में है, सब लाइन के बीच में हाइट है, डार्क ब्लू है। तो ये हमारा जो हुआ है, ये सब हमने जो भी बोला है वो सभी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया है H1 में, ठीक है। सेम अगर आप पैराग्राफ में करना चाहते हो तो पैराग्राफ में कर लीजिए। तो पैराग्राफ में जैसे हम ये फॉन्ट फैमिली रखे हैं, ठीक है, साइज यहाँ पे 18 कर दिए हैं। फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल है, वेट भी इसका नॉर्मल है, अलाइनमेंट जस्टिफाई है। टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे कोई भी नहीं दिए हैं, ये कैपिटलाइज कर दिया, मतलब जो है हर एक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल रहेगा वो कर दिए हैं। फिर यहाँ पे लाइन हाइट दे दिए हैं 1.6, ये जो है ब्लैक कलर का दे दिया है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट ये है और इसका आउटपुट ये है, और ये हमारा जो है वेब ब्राउज़र में आएगा। तो इस तरह का वेब ब्राउज़र बना के उसको जो है आप रन करके दिखा दीजिएगा। तो इस तरह से जो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर होता है। अलग अलग प्रकार के हमने जो है टेक्स्ट के रिलेटेड जो भी डिज़ाइनिंग है उसको इसमें हमने जो है इंक्लूड कर लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट क्या है। क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड जावास्क्रिप्ट एंड वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट में हमको जावास्क्रिप्ट क्यों नीड है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज्ड टू मेक वेब इंटरेक्टिव, डायनेमिक एंड यूजर फ्रेंडली। थोड़ा सा डायनेमिक बनाना है, यूजर फ्रेंडली बनाना है, तो हमको जावास्क्रिप्ट का जरूरत पड़ेगा। It is an essential part of the modern web development along with HTML और CSS। ये जो है वो ज़रूरत है ही HTML CSS के जैसे। ये मॉडर्न वेब ब्राउज़र में जो है हमको डायनेमिक सपोर्ट के लिए ये सब हमको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ कुछ देख लेते हैं इसका नीड क्या है जिसके ज़रिए हमको ये यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हमको जो है इंटरेक्टिविटी हमको ऐड करना है तो हमको ज़रूरत पड़ेगा, जैसे कि जावास्क्रिप्ट अलाउ अस टू ऐड इंटरेक्टिव एलिमेंट टू वेब पेजेस सच एज बटन ऐड करना, मेन्यू बार देना, फॉर्म देना, स्लाइडर देना, पॉपअप्स देना, ये सब हमको अलाउ करता है। क्लाइंट साइड वैलिडेशन की बात करें तो अगर हमको जो है यूज़र यूज करना है वैलिडेशन को, जैसे कि फॉर्म डाटा को वैलिडेट करना है कि नहीं,
क्लाइंट साइड बिफोर सेंडिंग द यूज़र, जो भी सर्वर के पास भेजने से पहले अगर वैलिडेट करना है, तो ये सारी चीज़ के लिए हमको जो है जावास्क्रिप्ट का नीड पड़ता है। डायनेमिक कंटेंट की बात कर ले तो जैसे कि कोई ऐसा कंटेंट है जो कि डायनेमिकली रिलोड होगा, तो उसमें हमको जो है जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ जाएगा। यूज़र एक्सपीरियंस को अगर इम्प्रूव करना है, थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाना है, यूज़र फ्रेंडली बनाना है, स्मूथनेस इफ़ेक्ट देना है, एनिमेशन देना है, रियल टाइम अपडेट करना है, तो ये सारी चीज़ के लिए हमको जो है जावास्क्रिप्ट ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इवेंट हैंडलिंग। अगर हमको इवेंट हैंडलिंग करना है, जैसे कि अगर हम प्रेस कर रहे हैं कुछ तो वहाँ पे कुछ होना चाहिए, अगर माउस प्रेस कर रहे हैं तो कुछ और होना चाहिए। तो उस सब को हैंडल करने के लिए हमको जो है जावास्क्रिप्ट ज़रूरत पड़ता है। अगर एचटीएमएल, सीएसएस को अगर हमको जो है सबको मैनिपुलेट करना है तो हमको जावास्क्रिप्ट ज़रूरत पड़ेगा। जैसे एचटीएमएल में कुछ लिख दिया, सीएसएस में अप्लाई कर दिया, लेकिन हमको कुछ वहाँ पे मैनिपुलेट करना है एचटीएमएल एलिमेंट को, तो हमको जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ता है। मॉडर्न वेब एप्लीकेशन जो है जावास्क्रिप्ट का डिमांड करता है, सपोर्ट करता है। कम्युनिकेशन विद सर्वर, सर्वर से अगर हमको क्या करना है, एपीआई वगैरह फेच करना है तो हमको जावास्क्रिप्ट का नीड पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ के लिए हमको जो है जावास्क्रिप्ट ज़रूरी है अपने वेब डिज़ाइनिंग में। जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि वेब पेज बना लिए हैं, ठीक है, वेब पेज बन गया। हेड में हमने ये नाम लिख दिया और यहाँ पे बॉडी हमने बना लिया। बॉडी के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, स्क्रिप्ट लिखे। स्क्रिप्ट क्या है, फंक्शन चेंज टेक्स्ट गेट बाई एलिमेंट आईडी मैसेज, और यहाँ पे क्या किया, थैंक यू फॉर विजिटिंग। ये हमने क्या किया, ये हमने जो है जावा स्क्रिप्ट लिखे हैं। जब इसको हमने यहाँ पे चलाना है तो इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम दे दिए हैं क्लिक मी। मतलब हमने एक बटन दे दिया, अगर उस पर आप क्लिक करिएगा तो आपको जो है ये वाला प्रिंट होकर दिखेगा, थैंक यू फॉर विजिटिंग, जो कि हमारा क्या है, जावा स्क्रिप्ट है, इसलिए हमने किया है इसको। ठीक है, जैसे उस पर क्लिक कर रहे हैं ना, तो हमको वहाँ पे प्रिंट होकर आएगा थैंक यू फॉर विजिटिंग। तो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारा जो है जावास्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपमेंट में, और हमारा जो है ये सारी इसका नीड है, ज़रूरत है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट की अगर हम बात करें, तो ये भी जावास्क्रिप्ट से ही क्वेश्चन है। डिस्कस अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में अर्थमेटिकल और लॉजिकल का एग्जाम्पल देना है। तो अर्थमेटिकल एग्जाम्पल की बात करें तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आप पढ़े होंगे, ठीक है। पाइथन का बात कर ले या फिर जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का बात कर ले, तो उसमें आप ये सब पढ़े होंगे। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। एडिशन ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, मॉड्यूलो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे आइएगा, स्क्रिप्ट में जाइएगा, और स्क्रिप्ट में जाने के बाद जो है यहाँ पे एक वेरिएबल बना लीजिएगा, लेट ए और लेट बी, और यहाँ पे हमने क्या किया है, सब परफॉर्म कर लिए हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। अगर लॉजिकल की बात करें तो जैसे कि लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल और होता है, लॉजिकल नॉट होता है। दोनों ट्रू होता है तब ये ट्रू देता है, कोई एक ट्रू है तब भी ट्रू दे देता है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू देगा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये ले लिए हैं और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर लिए हैं, फिर ये और यहाँ पे हम क्या किए हैं, सबको प्रिंट किए हैं। प्रिंट करने के बाद हम इसको जो है यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं। तो सिंपल सा हमारे पास जो आउटपुट आएगा ब्राउज़र में, कुछ इस तरह का आउटपुट आएगा कि ये रहा अर्थमेटिक ऑपरेटर का, ये रहा लॉजिकल ऑपरेटर का। तो इस तरह का आउटपुट आपको जो है ब्राउज़र में आ जाएगा। तो आ जाएगा तो उसको आप जो है इस तरह से प्रिंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी आपको पता होगा ना, इसको हम ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको जो है आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते होंगे तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आप पढ़ते ही होंगे, ठीक है। इसलिए इसको हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको आता ही होगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट में। ये क्वेश्चन क्या कहता है, राइट अ जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर यूजिंग लूप। लूप के हेल्प से हम लोग क्या करना है, पहला 10 नेचुरल नंबर को ऐड करना है, ऐसा जावा स्क्रिप्ट हमको क्या प्रोग्राम लिखना है। तो सिंपल सा प्रोग्राम है, चलिए करते हैं। सिंपल सा आएंगे हम लोग स्क्रिप्ट वाले फाइल में, ये रहा हमारा स्क्रिप्ट। इसमें हम लोग क्या किए, लेट सम ले लिए 0, क्योंकि हमको सम करना है तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर हमने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया, लेट आई बराबर 1, लेस देन कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, आई प्लस प्लस कर दिया, और सम बराबर सम प्लस आई कर दिए। तो हमारा जो 1 से लेकर 10 तक जाएगा और उसको जो है प्रिंट करके दे देगा। तो सिंपल सा प्रोग्राम था ये। और इसको जब आप देखिएगा ब्राउज़र में, तो ब्राउज़र में हमारा जो है प्रिंट होके आएगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इक्वल्स टू हमारे पास 55, ये हमारा ब्राउज़र में प्रिंट होके आएगा,
ठीक है। तो इसको आप एक्सप्लेन करने के लिए और खींच सकते हैं, जैसे कि स्टेप बाय स्टेप जो है आप लूप चलाइएगा 10 बार। लूप चलाने के बाद वहाँ पे सम कैसे अपडेट हो रहा है वो अपडेट करके उसको जो है वैल्यू को आप 55 ला दीजिएगा। ठीक है। इस प्रोग्राम को आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे सिंपल सा प्रोग्राम है, बस इसी को आपको घींच के क्या करना है ना, अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है और कुछ नहीं करना है। तो ये रहा हमारा जो है इस क्वेश्चन का भी आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग क्या है जावास्क्रिप्ट में, उसको प्रोग्राम के साथ क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट इज अ mechanism by which JavaScript can respond the user action or event on web page and when an event occur JavaScript code execute, और वो क्या करता है इंटरेक्टिंग थोड़ा सा डायनेमिक हमारा जो है फील करवाता है। जैसे कि अलग अलग टाइप का जो इवेंट हैंडलिंग होता है, जैसे कि एक ऑन क्लिक होता है, ऑन माउस ओवर होता है, ऑन माउस आउट होता है, ऑन फोकस होता है, ऑन ब्लूर होता है, ऑन लोड होता है, ऑन चेंज होता है। तो ये अलग अलग टाइप का इवेंट हैंडलिंग है। जैसे कि ऑन क्लिक से क्या होगा, हम जब क्लिक करेंगे तब वो काम करेगा। ऑन माउस ओवर जब हम माउस को पॉइंटर माउस का जो पॉइंटर है उसको ले जाएंगे तब करेगा। ऑन माउस जब पॉइंटर को हटाएंगे तब होगा। ऑन फोकस हमारा क्या करेगा, एलिमेंट गेट फोकस्ड, उसके बाद एलिमेंट लूज फोकस, ये सारी चीज़ हमारा होगा। जैसे चलिए एक प्रोग्राम के जरिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने स्टाइलिंग लगा दिया है, CSS लगा दिया, आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने क्या किया है, बॉडी टैग में आए और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ले लिए हैं इवेंट हैंडलिंग इन जावास्क्रिप्ट। फिर हमने एक बटन लिया है जो कि यहाँ पे किए हैं, और यहाँ पे बटन में हम जो है मैं एक कॉल कर रहे हैं फंक्शन को जो कि है शो मैसेज नाम का फंक्शन, किस ऑन क्लिक होने पे। तो यहाँ पे हम इसको जो है डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट में आके। तो जावास्क्रिप्ट में उस फंक्शन को हमने डिफाइन किया और यहाँ पे हम लोग जो है उसको प्रिंट करवा रहे हैं, बटन वाज क्लिक्ड हेलो वेलकम टू इवेंट हैंडलिंग। ये हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। तो इसका जब आउटपुट देखिएगा तो एक बटन आपके पास आएगा, आउटपुट में एक बटन आएगा। जब आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक करिएगा तो आपको लिखा हुआ आएगा बटन वाज क्लिक्ड हेलो वेलकम टू इवेंट हैंडलिंग। इस तरह का आउटपुट आपको आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो यहाँ पे शो मैसेज कॉल होगा तो हमारे पास वो जो है मैसेज प्रिंट करेगा। ये सारी चीज़ हमने जो है आप अच्छे से लेक्चर में एक्सप्लेन कर लिए हैं। ठीक है, अपने पूरे कोर्स में ये सबको अच्छे से हमने जो है डिटेल में डिस्कस किया है। तो ये सब चीज़, ये सब क्वेश्चन तो आपको हलवा लगेगा, हलवा देख के ही आप समझ जाएगा कि हाँ इसको आंसर कैसे करना है, ऐसे करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन को भी हमने अच्छे से डिटेल में समझा है अपने कोर्स में। ठीक है, एक प्रोग्राम के जरिए हमको क्या करना है ये समझना है। तो फॉर्म वैलिडेशन इज अ टेक्निक यूज टू चेक यूजर इनपुट हमारा जो कर रहा है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सबमिट करने से पहले चेक करना को हम लोग बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशन। ये इंश्योर करता है कि हमारा जो फॉर्म है वो अच्छा से जो है यूजर के द्वारा इंटर करवाया गया हो। वो अच्छे से जो है वो ऐसा नहीं है कि हम ईमेल के जगह पर कुछ और डाल दिए, मतलब जो है सही से हमने वहाँ पे फिल किया हो, वो हमारा होता है फॉर्म वैलिडेशन। जैसे कि यहाँ पे चलिए हम एक फॉर्म बनाते हैं और उस फॉर्म के जरिए हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करके देखेंगे कि हमारा जो है वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये देखने के बाद आपको लग सकता है कि ये कितना बड़ा कोड है, तो उसको आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से सीखिएगा। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, HTML प्रोग्राम में गए हैं। जो लिखना होता है वो तो लिखेंगे ही। स्टाइल टैग में कुछ नहीं किया, बस छोटा सा यहाँ पे हम लोग जो है उसको स्टाइलिंग कर दिए हैं। उसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं फिलहाल के लिए। आएंगे अब हम लोग HTML में। HTML में क्या किया हम लोग, यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ होगा, तो रजिस्ट्रेशन में हमारा जो है फॉर्म पहले बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नेम देंगे। नेम का इनपुट लेने के लिए इनपुट बॉक्स दे देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल लेंगे, इनपुट ईमेल लेने के लिए कर लेंगे। फिर एज लेंगे, एज लेने के लिए कर लेंगे। पासपोर्ट लेंगे, पासपोर्ट लेने के लिए कर लेंगे। फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, सबमिट बटन दे दिए हैं, रीसेट बटन दे दिए हैं, ये सब चीज़ कर दिए हैं। तो ये हमारा फॉर्म का पार्ट हो गया है। ठीक है, ये हमारा फॉर्म का पार्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट लगाना है ना सब में, वैलिडेशन करना है। तो यहाँ पे जब हम इनपुट ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनपुट लिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका आईडी दे दिए हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट में सबको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आए हम एक वेरिएबल बना लिए ये जो नेम लेगा। फिर हम ईमेल के लिए एक वेरिएबल बना लिए, एज के लिए, फिर पास के लिए बना लिए हैं। और यहाँ पे रीसेट बटन कैसे करेगा, वो रीसेट बटन के लिए हमने यहाँ पे कर लिया है। फिर आएंगे इसमें और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या, नेम के लिए, कि अगर हमारा जो है नेम कुछ गड़बड़ है तो हम क्या करेंगे, फिर से वहाँ पे जो है कहेंगे कि तुम फिर से इंटर करो। ईमेल के लिए देख लेंगे कि ईमेल का पैटर्न मैच कर रहा है कि नहीं, कि @ ईमेल में आ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ हम लोग जो है देख लेंगे वहाँ पे।
उसके बाद ईमेल के पैटर्न से अगर मैच नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से ईमेल इंटर करवाएंगे। अगर मैच कर रहा है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग एज में देख लेंगे कि कोई पॉजिटिव नंबर ही दे रहा है कि नहीं, कि निगेटिव नंबर दे के चला जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई नंबर नहीं दे रहा है तो एज को भी देख लेंगे। पासपोर्ट में देख लेंगे कि पासपोर्ट जो हमारे पास है, कि हम जो रिस्ट्रिक्शन दिए हैं पासपोर्ट की 6 से ज़्यादा लेटर देना है, ये सारी चीज़ मैच कर रहा है कि नहीं। अगर वैसा हो गया तो हमारा वैलिड होगा, अगर नहीं होगा तो इनवैलिड होगा, उसको हम फिर से इंटर करवाएंगे। तो ये सारी चीज़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना आउटपुट देखेंगे। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, जैसे कि यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा चलेगा, नेम आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, एज आएगा, पासवर्ड आएगा। यहाँ पे हमने सब कुछ इंटर किया है, हमारे पास सबमिट बटन रहेगा, एक रीसेट बटन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबमिट अगर कर दिए तो हमारे पास फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल हो जाएगा। एरर कब आएगा, तो एरर तब आएगा जैसे यहाँ पे हम नेम इंटर नहीं किए, तो यहाँ पे कहेगा प्लीज़ इंटर योर नेम। हमने ईमेल आईडी सही से नहीं दिया तो कहेगा ईमेल आईडी सही देने के लिए, एज कहेगा सही देने के लिए, पासवर्ड कहेगा सही देने के लिए। ये सब हमारा गड़बड़ होगा तब। तो वही गड़बड़ को सही करने के लिए, मतलब वहाँ पे जो है लिख के आएगा कि प्लीज़ इंटर योर नेम, वो सारा चीज़ हमने जो है इवन यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन में सबको यहाँ पे अटैच किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है फॉर्म वैलिडेशन। इसको हमने इन डिटेल जो अपने कोर्स वाले में डिस्कस किया है। यहाँ पे आपको जो है कोड भी दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, आउटपुट भी दिया गया, और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ कंक्लूजन भी दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा होता है ये वाला PYQ डिस्कशन का क्रियाकरण समाप्त। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी कहीं पे दिक्कत रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो टारगेट दिए हैं उस टारगेट को आप कंप्लीट कर लीजिए, तो आपको जो ये PDF शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ही वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो है वो इस PYQ सॉल्यूशन को देख पाएँ और अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। और ये जो PDF है, ये PDF को अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। इसी तरीक़े से आपको क्या करना है, अपने एग्ज़ाम में इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना है, वहाँ पे अपने पेपर को लिखना है, ठीक है। इन डिटेल पूरा है तो इसको आपको शेयर कर दिया जाएगा जो टारगेट दिए हैं उसको कंप्लीट करने के बाद, ओके। तो कैसा रहा ये सेशन ज़रूर बताइएगा, और जो भी फीडबैक है इसके रिलेटेड कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मिलते हैं गाइज अपने अगले से किसी और सेक्शन में। जो भी सेक्शन का आपको चाहिए, जो भी वीडियोस चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर वीडियो लाया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट गाइज।